चलो देखेंगे आज, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि और मॉलिक्यूलरिटी मतलब अणु संख्यता किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो आप, सबसे पहले मैं कोई केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, मेरा ध्यान देना आप लोग। जैसे मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा A प्लस बी, इससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट कोई बनेगा, एक्स प्रोडक्ट बनेगा फॉर एग्जांपल। क्लियर है ना। यानी आपने दो रिएक्टेंट ले लिए, अभिकारक ले लिए ए और बी, उन दोनों को आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर बनेगा। क्लियर है क्या। तो अब आप इसको स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रूप में, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के रूप में लिखना है आप इसको। तो कैसे लिखेंगे आप बताओ, इसको कैसे लिखेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के रूप में कैसे लिखेंगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी, ऐसे लिखेंगे ना, बराबर प्लस डी एक्स अपॉन डी टी, इसकी फॉर्म में लिखेंगे। समझ गए। एक मिनट, आपको ना प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, ये कैसे है मैं आपको बता दूंगा ना अभी, ठीक है ना। चलो, बट इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं, मैं क्योंकि अपन जो है इसको यूज में लेंगे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के अंदर, इसलिए मैंने बताया इसको, ठीक है ना। अब एक चीज देखो आप, मैंने आपको एक चीज बताई थी, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से क्या होता है, रेट लो मास ऑफ एक्शन, रेट लो मास ऑफ एक्शन। वेरी गुड। देखो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो, अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अब ये अभिक्रिया वेग क्या होता है, देखो समझो आप, जैसे मैंने ए से क्या लिया, ए और बी दो प्रोडक्ट लिए हैं, या यूं समझो आप, हाँ सॉरी, ए आपने कोई रिएक्टेंट लिया है, इससे प्रोडक्ट एक्स बना है। क्लियर है क्या। आपने कोई केमिकल रिएक्शन लिए, उसके अंदर जो तीर का निशान से पहले जो लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक तो बोलते हैं ना। और इसको क्या कहते हैं अपन, उत्पाद कहते हैं। तो जब अभिकारक और उत्पाद की कंसंट्रेशन के अंदर चेंजमेंट होता है, क्या बोला, जब अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसको अभिक्रिया वेग कहते हैं। देखो परिवर्तन का मतलब क्या हुआ है, जब आपने अभिकारक लिया था उस समय अभिकारक की जो कंसंट्रेशन थी वो हमने 100 मान ली, कितनी मान ली हमने, 100। जब आपने रिएक्टेंट लिया है, मिलाया नहीं है, आपने क्या लिया है, रिएक्टेंट लिया है, मिलाएंगे तब प्रोडक्ट बनेगा ना। तो मिलाने से पहले अभिकारक की कंसंट्रेशन कितनी लिया आपने, 100। समझ गए। और उसी समय प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी है बताओ आप लोग, 0, क्योंकि उस वक्त प्रोडक्ट बना ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। तो उस समय कितनी है, 0। अब आपने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, दोनों को मिक्स। तो मिक्स करने के बाद जो अभिकारक है ना, अभिकारक है उसकी तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और उत्पाद की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो कैसे, जैसे आपने 100 लिया है, जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो नीचे क्या मिलेगा आपको, 100 माइनस 30 मिलेगा। क्या मतलब होगा, देखो मैं आपको बताऊं, देखो आपने 100 ग्राम अभिकारक लिया है, उनसे 30 ग्राम का प्रोडक्ट बन गया। कितने ग्राम का बना है, 30 ग्राम का। तो 30 ग्राम में यहां लिखूंगा कि यहां लिखूंगा बताओ, प्रोडक्ट बना है यहां लिखूंगा ना मैं। समझ रहे हो। जब आपने 100 ग्राम लिया है, उसकी कंसंट्रेशन 100 है, तो 100 में से 30 की तो 30 जो मोल लीटर इनवर्स कंसंट्रेशन है उसका तो प्रोडक्ट बन गया। अब यहां पर कितना बाकी है बताओ, 70 बाकी है ना। कैसे आपने लिखा है, 100 माइनस 30, सही है क्या, तब तो आएगा ना 70। तो यहां देखो कंसंट्रेशन कितनी थी, 100 थी, 100 से कहां तक आ गई, 70 तक आ गई। तो मतलब कंसंट्रेशन कम हुई है कि बढ़ी है, कम हुई ना। और यहाँ देखें कंसंट्रेशन ये 0, 0 से कहां गई, 30। ऐसा ऑलवेज होता है हमेशा कि रिएक्टेंट की यानी अभिकारक की कंसंट्रेशन तो हमेशा घटती है, और उत्पाद की कंसंट्रेशन हमेशा, सांद्रता हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। और ये चेंजमेंट अगर यूनिट टाइम में आए, मतलब इकाई समय के अंदर अगर ये चेंजमेंट आता है, उसको अपन कहते हैं अभिक्रिया वेग। क्या कहते हैं उसको, अभिक्रिया वेग कहते हैं।
समझ गए मेरी बात आप लोग। और जो अभिक्रिया वेग है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड कर, देखो ये तो 0 है, इस पे कभी डिपेंड कर सकता है क्या? तो किस पे करेगा बताओ? अभिकारक पे करेगा, तो अभिकारक की सांद्रता पे करेगा। किस पे करेगा? अभिकारक की समझ गए ना? तो अभिक्रिया वेग किसके समानुपाती होता है? अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती। क्लियर है क्या? बताओ मेरी बात, ये क्लियर है नहीं है? समझ गए? तो अभिक्रिया वेग किसके समानुपाती होता है? अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्लियर है? अब आप जो है इसको ना, इसको इसकी फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊं। देखो, जो अभिक्रिया वेग है इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना? इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं यहां पर, है ना, और आप पूरा कंप्लीट लिख लेना अभिक्रिया वेग। तो इसके लिए लिखना है मुझे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती किसके होता है? अभिकारक की सांद्रता के। अब अभिकारक कौन है आपके पास? ए है ना आपके पास। समझ गए मेरी बात? तो मैंने क्या लिखा? मैंने अभिकारक की सांद्रता, अब ए लिखा है, ये तो लिखा अपने अभिकारक। अब सांद्रता लिखना है, तो सांद्रता किसे लिखते हैं? आप ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ है ये अभिकारक की सांद्रता है। समझ गए क्या? इसको पीछे कर। अरे भाई ये तो चलो समझ गए मेरी बात। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिक्रिया वेग है ना वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्लियर है क्या? बताओ मेरी बात। अगर ये क्लियर हो गई ना तो ये समझ में आ जाएगा, वरना समझ में नहीं आ सकता। क्लियर है क्या? बताओ, अभिक्रिया वेग किसके समानुपाती होता है? अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है? जब आप यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, तो नीचे एक कांस्टेंट यूज मिलेंगे, स्थिरांक यूज में लेते ही नहीं लेते? अरे आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 2 के अंदर, पढ़ा था क्या कि ना प्रेशर, वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के, यानी वाष्प दाब जो है वो मोल भिन्न के समानुपाती होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिर आपने क्या करते, देखो मैं आपको बताऊं, पी ए जो है ना वो समानुपाती होता है एक्स ए के। समझ गए ना? वाष्प दाब अभी का एक पदार्थ का वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जब आप समानुपाती हटाएंगे तो किस तरह की यूज में लेते हैं क्या? पी नोट ए आंशिक वाष्प दाब। याद आ गया क्या? अरे आया कि नहीं आया? मैं कहने का मतलब ये है कि जब आप समानुपाती को हटाते हैं ना, प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तब नीचे की तरफ कोई स्थिरांक, कोई कांस्टेंट यूज में लेंगे। तो यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट यूज में लेंगे। क्या लेंगे बताओ आप लोग? के लेंगे ओनली। ठीक है ना? क्या लेंगे अपन? अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, क्या लेंगे अपन? के। और इसको क्या कहेंगे? ए कहेंगे। इसको कहते क्या है पता है ये आपको? जो आपने ए लिखा है ना इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रेट लो इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको? एक्सपेरिमेंटल लो रेट इक्वेशन, प्रायोगिक वेग समीकरण। क्या कहते हैं इसको? प्रायोगिक वेग। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? प्रायोगिक वेग एक्सपेरिमेंटल रेट लो इक्वेशन, ऐसे बोलेंगे, रेट लो इक्वेशन। यस, एक्सपेरिमेंटल रेट लो इक्वेशन मतलब प्रायोगिक वेग समीकरण इसको कहेंगे। क्लियर है क्या? बताओ मेरी बात। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया क्या? तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो क्या होता है। एग्जाम में आ सकता है सवाल ये, अब देखेंगे आप लोग। ठीक है ना? थोड़ा ध्यान देना आप लोग। देखो सबसे पहले यहां पर a प्लस बी लिया है मैंने, इससे क्या बना है? कोई x प्रोडक्ट बना है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना? अरे दो विकारक ले लिया आपने, उनसे क्या बना? एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है? अब आपको जो है इसको इसकी फॉर्म में लिखना है, एक्सपेरिमेंटल रेट लो इक्वेशन में लिखना है आपको। तो कैसे लिखेंगे बताओ? अरे देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब समझ रहे हो क्या आप लोग? समझ रहे हो क्या? हिंदी में लिखो क्या? अभिकारक की सांद्रता। समझ गए ना? क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता होता है।
लेकिन ये जब आप रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी करिए कोटी जब लिखेंगे तब आप इसको नहीं लिखेंगे ना, मैं डायरेक्ट लिखेंगे आप लोग, लेकिन मैं बता रहा हूं कैसे आएगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखो चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो ना रिएक्टेंट दो आपके पास, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए प्लस नहीं आएंगे यहाँ पर, समझ गए ना मेरी बात आप। फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट आ जाएगा। क्लियर है क्या बताओ। अब आप क्या करेंगे, यहां से समानुपाती को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए अपॉन के बी, समझ गए। अब आप देखेंगे यहां पर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं, यहां पर स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक एक है भाई, कुछ नहीं कैसे है, एक है ना। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो 3 4 5 लिखते हैं ना अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, देखो इसका मतलब क्या है, ये है मेरे पास N2 प्लस H2, क्या बनेगा बताओ, NH3 बनेगा, अमोनिया बनेगा ना। देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बनेगा। अब यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, अरे यार 2 है, और यहाँ पर कितने हैं 1, तो इक्वल करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से करूंगा कि नहीं, करते हैं ना ऐसे अपन। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 दूनी 6, तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, जो आपने 2 3 लिखा है ना, इसको कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। क्लियर है मेरी बात। तो आप क्या करेंगे, अगर कोई केमिकल रिएक्शन, देखो ध्यान देना मेरी बात, अगर केमिकल रिएक्शन में स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक लिखे हुए हैं, क्या बोला, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक लिखे हुए तो वो गुणांक इनकी कंसंट्रेशन के पावर में जाएंगे। क्या बोला कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक लिखे हुए, जैसे यहाँ पर 2 4 लिखा है फॉर एग्जांपल, तो ये कहां जाएंगे, इनकी कंसंट्रेशन के पावर में। देखो एक के पास कौन है, 2 है ना, तो 2 की पावर 2 चल 1 की पावर 2 हो जाएंगे, समझ गए। अब बी के पास कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पर कितना पावर हो जाएगा, 4। समझ में आया कि नहीं आया। अब इन पावर को सम कर लो, वो ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इन पावर को क्या कर लो आप, सम कर लो। सम का मतलब जोड़ लो इन दोनों को, और जोड़ने के बाद इनकी जो पावर आएगी वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जैसे ए की पावर 2 बी की पावर 4, तो कितनी हो जाएगी 6, तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है क्या, बट 6 नहीं आता है, 1 2 3 0 होता है, ठीक है ना। ये तो ऐसे एग्जांपल लिया है आपने। अब आप बताएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा। अब देखो यहाँ पर एक है ना, और यहाँ पर भी कितना है, वो अपन लिखते नहीं कभी भी। तो अब देखो इसके पावर में क्या आएगा, 1 और 1, तो 1 1 को आप ऐड करेंगे क्या आएगा, 2, तो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने हो गए, 2 हो गए। समझ में आया कि नहीं आया बताओ मेरी बात, क्लियर है क्या। अब एक चीज देखो आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे, यानी एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन की पावर को, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन की पावर को अगर सम कर दे, सम करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आती है उसे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या मतलब हुआ, प्रायोगिक वेग समीकरण के लिए देखो मैंने कहा ना यहाँ पर, प्रायोगिक वेग समीकरण की सांद्रता का घातों का योग जितना भी आए, क्या बोला, प्रायोगिक वेग समीकरण है ये, उनकी सांद्रता है, उन सांद्रता की घातों का योग, क्या बोला, घातों का योग, उनको क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्लियर है मेरी बात, समझ गए क्या, क्या समझ में आया बता, थोड़ा थोड़ा पूरा, हाँ बताओ। एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन की कंसंट्रेशन की पावर अगर अपन सम कर दे, एसयूएम, सम का मतलब होता है जोड़ना, सम करने पर जो भी वैल्यू आती है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। समझ गया क्या, ये है एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन, यहां लिखा हुआ ना एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन ये। अब यहां पर जितने भी आएंगे ना सबको कहेंगे अपन, उन एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन की पावर का सम करने पर जो भी वैल्यू आएगी
उस वैल्यू को ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? तो अब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते नहीं निकाल सकते ये बताओ मुझे। तो निकाल सकते ना, तो देखेंगे आप इसके लिए निकालो, चलो इसके लिए निकालो आप। एक मिनट रुको भाई आप लोग, मैं आपको ये समझाता हूँ ये क्या होता है। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर कितना है इसका 2 आया, ठीक है ना। अब आप ये देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी, अणु संख्यता किसे कहते हैं? तो अणु संख्यता साफ साफ है, जितने यहाँ पर अभिकारक के अणु होंगे ना, क्या बोला, जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल यहाँ होंगे उतनी ही संख्या मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। क्या बोला कि मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कैसे अपन निकालते हैं, अभिकारक के मॉलिक्यूल्स जितने भी है उतने ही अणु संख्यता उसकी कहलाती है। जैसे इस केमिकल रिएक्शन के लिए अपन कहें अणु संख्यता मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो 2 है। देखो कितने रिएक्टेंट है यहाँ पर, 2 है, समझ गए ना। अब यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने बताओ मुझे, 3 और 1 4 है ना, तो इसकी अनुसंख्यता कितनी आएगी, 4 आएगी। समझ आएगी नहीं आया? लेकिन इसकी ऑर्डर 4 नहीं आता, मैं आपको बोले बताऊं। एक और चीज मैं बताऊं, अगर जिसके ऊपर पावर कैटेलिस्ट ले रखा है, क्या कहा, सॉरी यानी पावर नहीं, जिसके तीर के ऊपर कोई ना कोई चीज ले रखा है, उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। तो अब इसके लिए आपके अकॉर्डिंग तो चाहे वो 4 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई कैटलिस्ट ले लिया, अभिकारक क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक ले लिया, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाएगी। कैसे होगी अपन बात करेंगे अभी। कैटलिस्ट, अरे अपने पढ़ा ना, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, क्या होता चल बता। हाँ होगा क्या, तो फिर उससे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ना, अब वो टाइम के साथ बढ़ता है, वो बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। तो उसके बाद में दोनों को लेकिन दोनों अगर वो टाइम के साथ बढ़ेगी तो वो बढ़ जाएगी, लेकिन वो ना नहीं कम होएगी और वो कभी 0 नहीं कहलाएगी। ऐसा कुछ लिखा नहीं था, क्या होता है याद नहीं करके आई तो भी 7 दिन के अंदर। सर ये समझ नहीं आता, मतलब ये आपने पढ़ाया था ना ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला। हाँ एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं बता, मतलब ये ना कैटलिस्ट होगा ना किसी, मैं से पूछ रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं। यस किसे कहते हैं भाई, हाँ सक्रिय ऊर्जा। अरे अभिकारक को, वो तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के अंदर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जितनी भी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। दांत और दिखा रही है, लड़के नहीं आते यार आप लोग। चलो अब आप मेरे केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, आपने उसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है ना। पीछे लिखना आप लोग, अरे पीछे लिखो जल्दी जल्दी, पीछे लिखना पीछे। ये 2 रिएक्शन आपके पास, इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी बताना है आपको। अरे वो तो बहुत जरूरी है, संतुलित के थ्रू तो करेंगे ना आप, इसको इक्वल करेंगे, वैसे इक्वल है रिएक्शन। और देख लेना आप लोग, फर्स्ट वाली के लिए बताओ मुझे तो पहले, फर्स्ट वाली के लिए, सेकंड वाले बाद में करेंगे।
आपको बोलना नहीं बेटा, करके दिखाना है मुझे। यस, थोड़ा जल्दी जल्दी करो भाई, फिर आप लेट हो जाएंगे बहुत ज्यादा। अब आप रोज आ रहे हो क्या? रोज आते हैं क्या? आज ये है? कितने दिन से आ रहे हैं? 3 दिन से क्या? चलो ना। और वो कहाँ चली गई, क्या नाम है उसका? वो छोड़ दिया क्यों? यहाँ बैठ जाओ। इसको बंद करो पहले, तो रुको 1 मिनट रुको। अरे रुक, अरे रुक, बस हो गए। चलो देखो अब कैसे होगा ये फर्स्ट इक्वेशन देखो, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप इसको ना एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखो। आप कैसे लिखेंगे देखो, अभिक्रिया वेग समानुपाती किसके होता है? अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है ना? क्लियर है मेरी बात ये? अरे ये बात समझ में आएगी नहीं आई? हाँ बोल रहे हो समझ में आना चाहिए, फिर मुझे बोल दिया नहीं समझ में आया तो फिर देख लेना। अरे बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अब मैंने बताया देखो आपको, जैसे ये x लिखा, ये a लिखा, फिर इससे x बन गया प्रोडक्ट, फिर आपने क्या लिया था 100। देखो इसकी अमाउंट तो 100 थी और उस समय उसकी अमाउंट कितनी थी, इसलिए यहाँ पर इस पर डिपेंड कर नहीं सकता, अभिकारक पे ही डिपेंड करेगा ये। क्लियर है? हाँ विकारक एक ही बात है ना, रिएक्टेंट। अभिक्रिया वेग जो समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती, ठीक है ना? अब देखो अभिकारक, अभिक्रिया वेग है ये रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती। अब अभिकारक की सांद्रता देखो, ये अभिकारक है क्या आपके पास? ये तो है ना अभिकारक H2O2, तो H2O2। अब सांद्रता को आप ऐसे लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते? अरे लिखते हैं ना। अब आप रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के H2O2 ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अब आप देखो यहाँ पर कितनी घात आई इसके ऊपर, एक ही तो आई ना, तो इस, अरे एक ही तो आई, देखो यहाँ पर कितना है, एक ही तो है ना अभिकारक, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। अरे देखो यहाँ पर कितना था, एक एक था ना, तो यहाँ पर भी कितना है, एक ही है, और वो एक कहां चलेगा, इसके पावर में। अब बताओ कोटि कितनी है इसकी? 1। समझ गए ना? 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या बोलेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये। समझ गए मेरी बात आप लोग? अरे समझ गए क्या? तो ऑर्डर तो क्या आएगा, कोटि। अरे कोटि कितनी आएगी इसकी? 1 आएगी। समझ गए मेरी बात? अब अणु संकेता बताओ आप लोग, अणु संकेता बताओ। मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। अभिकारक की संख्या ही अणु संकेता कहलाती है। क्या बोला? अभिकारक की संख्या ही अणु संकेता कहलाती है। मतलब जितने अभिकारक होंगे, यहाँ पर कितने विकारक है? 2। यहाँ पर कितने विकारक है? 1। तो वो ही अणु संकेता है। क्लियर है? डायरेक्ट देख के बताएंगे आप लोग। क्या ये बताओ मुझे, अणु संकेता मॉलिक्यूलरिटी 0 हो सकती है क्या? अरे यार, अरे अगर यही 0 हो गए तो केमिकल रिएक्शन कहां से लिखेंगे आप लोग? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा बेटा मैंने, मॉलिक्यूलरिटी का पूछा है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होती है।
अरे मॉलिक्यूलिटी होता क्या है, अभिकारक की संख्या। अगर अभिकारक की संख्या जीरो तो केमिकल रिएक्शन फिर कहां से होगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, बट मॉलिक्यूलिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। समझ गए क्या? मैंने दो अंतर जो होता है ना, दो डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिए, बताया आप लोगों को। रिएक्टेंट होगा, बताऊंगा मैं आपको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अरे मेरी बात सुनो, सारी चीजें पढ़ लेगा ना तब समझ में आएगा। अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो डाउट आपके आ गए। डाउट कब आती है? जब पूरी बात कंप्लीट होती नहीं है। आपको वहां जाना ही नहीं है। इसने बात छेड़ दी, मैंने थोड़ी छेड़ी है भाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो, मैंने थोड़ी बोला ऐसी बात है। मैंने तो आपसे पूछा है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या जीरो हो सकती है क्या, ये तो पूछा है ना। अरे ये तो पूछा है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे पूछो भाई? मैं नहीं हो सकती, बट मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं होगी। मैं आपको बताऊंगा, पूरी चीज बताऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, उत्प्रेरक जब प्रेजेंट होगा। यस, अब देखो मेरी बात सुनो, चलो समझ गए क्या मेरी बात? ये उसकी अणुसंख्या कितनी आएगी? इसकी एक आएगी। अब नीचे वाली रिएक्शन क्या लिखी थी, आप उसका निकाल सकते हो क्या यार? अब तो नीचे वाली रिएक्शन की कोटि कितनी आएगी? एक आएगी कोटि, और अणुसंख्या कितनी आएगी? एक ही आएगी। अब ये बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन होता है उसका अगर सम कर दे, सम करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है? और मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी, यानी अभिकारक की जितनी भी संख्या होती है उसको अपन अणुसंख्यता कहते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ? अरे क्लियर है क्या? सेकंड बात क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो नहीं होता, सॉरी जीरो हो सकता है। होता है जीरो, क्यों होता है बाद में बात करेंगे ना, बस ऐसे याद कर लो, जीरो होता है। क्या अणुसंख्यता मॉलिक्यूलिटी जीरो हो सकती है क्या? कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो दो अंतर क्या समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये बताओ, प्लस ये फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है क्या? फ्रैक्शन वैल्यू भिन्नात्मक में 1/2, 3/4, 5/5 ऐसे लिखते हैं ना अपन। अरे यार ऐसे देखते क्या बोल दिया, 2/3, 3/4 ऐसे लिखते हैं ना, इनको बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब भिन्नात्मक संख्या। तो क्या ये भिन्नात्मक संख्या हो सकती है क्या अणुसंख्यता? अरे नहीं हो सकती भाई। ये या तो एक होगी, या दो होगी, या तीन, या चार, कभी भी ऐसे बटा के अंदर ये नहीं होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है। देखो कैसे, कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है जिसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 होती है। कितनी? तो 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 15/10। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है। क्लियर है क्या बताओ? क्लियर है ना? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। यस लिखेंगे आप इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ मेरी बात सुनो आप लोग, मैं पहले इंग्लिश मीडियम वालों को लिखाऊंगा और फिर हिंदी मीडियम वालों को लिखाऊंगा, ठीक है ना? चलो लिखेंगे आप इसमें, फास्ट लिखेंगे थोड़ा ना। द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, द सम, SUM आएगा ना सम, ठीक है ना? अरे SUM, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन एक्सपेरिमेंट। अरे कैसे लिख रहे मैंने? अरे ऐसे लगाना यार भाई, मैंने किया है ना, यहाँ लिखना है आप लोगों को। अरे कहां से आए भैया आप लोग? अरे सवाल ऐसे आएगा बेटा, फिर आप नहीं कर पाओगे, याद रखना बात। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस लिखी है, इसलिए करवा रहे हैं सर। यस चलो भाई, अब वापस आप लिख लो, अगर नहीं आपने किया है ऐसे ना, आप दो पार्ट करेंगे भाई तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप क्या आता है, द डिफरेंस बिटवीन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, यानी इन दोनों में अंतर लिखना है, मतलब यूं आता है। जल्दी करो भाई।
The sum of power of concentration in experimental rate law equation is called order of reaction. आगे लिखेंगे concentration in experimental, लिखोगे rate law concentration experimental rate law equation is called order of reaction. आगे लिखे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में लिखेंगे आप, आगे कर लेना भाई, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन लिखेंगे इसमें द नंबर ऑफ, ऐसे लिखो, इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, it is the total number of reactant, it is the total number of reactant molecule which are involved in the total number of reactant molecule which are involved in stoichiometric reaction. stoichiometric reaction स्पेलिंग है STOICHIMECTRIC stoichiometric reaction STOICHIOMETRIC stoichiometric reaction. ये पॉइंट समझ में आएगी नहीं, ये बताओ पहले तो पढ़ो क्या लिखा है. The sum of power of concentration in experimental rate law equation is called order of reaction. देखो ये कहा था order of reaction is equal to K, एक फिर ये B, ये लिखा था ना आपने. अब आप क्या करेंगे, इन एक्सपेरिमेंटल रेट लो इक्वेशन है, ये लिखा था ना मैंने ये बात. इन एक्सपेरिमेंटल रेट लो इक्वेशन की जो पावर होती है ना, उनको सम कर दो आप, तो सम करने के बाद जो आएगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है. समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? ये तो लिखा है ना आपको मैंने. इसको कहते हैं, देखो भाई, एक्सपेरिमेंटल रेट लो इक्वेशन. इसको क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल रेट लो इक्वेशन. अगर इसका पावर क्या आ जाए, जितना भी पावर आए, उन पावर को सम करने पर जितनी भी वैल्यू आती है वो क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है. समझ गए मेरी बात आप? अब आप इसमें क्या लिखा, इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच आर इन्वॉल्व इन स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन. यानी स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन के अंदर जैसे ये A+B है, एक स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन है. इस स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है उसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे. समझ गए मेरी बात आप? नेक्स्ट लिखेंगे आप इसमें. यस, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लिखेंगे. यस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भाई ये है. इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं. देखो ये आपने ये कैसे निकाला? एक्सपेरिमेंट करके निकाला ना, तो इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. और वो क्या है बताओ? क्या वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है क्या? वो एक थ्योरेटिकल वैल्यू है. आप डायरेक्ट देख के, यानी जो केमिकल रिएक्शन दिया है उसको डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है. जितने होंगे उतनी मॉलिक्यूलरिटी होगी. समझ गए मेरी बात आप? तो इट इज थ्योरेटिकल वैल्यू. नेक्स्ट लिखेंगे आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकती है. 1.5 मैंने बताया ना अभी, है ना? तो लिखेंगे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी फ्रैक्शन में MAY में भी फ्रैक्शन हो सकती है, मतलब में भी फ्रैक्शन और होल नंबर, होल WHOLE, होल नंबर और जीरो. होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, ये भी हो सकती है. और जीरो, यानी इसका मतलब ये हुआ है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, वो क्या हो सकती है? फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है, और होल नंबर भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है. लिखा ना, में भी
फ्रैक्शन और होल और जीरो, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू सॉरी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी हो सकती है और होल नंबर भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तीन एक साथ लिखा दिया, समझ गए क्या? आगे लिखेंगे ऑलवेज क्या होती है बताओ, ऑलवेज क्या होती है बताओ। अब देखो इनमें से क्या होगी बताओ, ऑलवेज जीरो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। फ्रैक्शन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। फिर क्या होगी? होल नंबर, मतलब समझे क्या, 1 2 3 4 लिखते हैं ना अपन ऐसे, उनको होल नंबर कहते हैं, ठीक है ना? लिखेंगे आप ऑलवेज, ऑलवेज होल नंबर। कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए ना? चलो एक और लिख लो ना, आप ये लिख लो, लिखेंगे आप इट में बी जीरो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लिखेंगे आप इट में बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। आगे लिखेंगे नेवर जीरो नेवर जीरो। चलो अब आप लोग लिखेंगे, इसको पढ़ो आप लोग, है ना? हाँ पढ़ना है, मैं पूछूंगा अभी। फर्स्ट लाइन जो ना, फर्स्ट लाइन उसको याद करो सही ढंग से। हाँ भाई, लिखेंगे आप अभिक्रिया की कोटि में लिखो, यदि प्रायोगिक वेग समीकरण की, प्रायोगिक प्रायोगिक वेग समीकरण की सांद्रता का घातों का योग, यदि प्रायोगिक वेग समीकरण की सांद्रता का घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। नेक्स्ट लिखेंगे आप, आगे लिखेंगे समझ गए ना क्या मतलब हुआ? अणु संख्या में तो लिखेंगे, अणु संख्या में लिखेंगे क्या लिखा है आपको, इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन। लिखेंगे आप स्टाइकियोमेट्रिक, रुको रुको डायरेक्ट लिख लो। अभिक्रिया में, अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं, अभिक्रिया में जितने अणु, जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं उसे अणु संख्यता कहते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? अभिक्रिया के अंदर जितने भी अभिकारक अणु भाग लेंगे ना, उसको क्या कहेंगे अपन? मॉलिक्यूलरिटी, मतलब अणु संख्यता कहेंगे, ठीक है ना? उसे दिखाते नहीं आपको इसमें देख के। चलो अब आगे लिखेंगे आप इसके नीचे, यह एक प्रायोगिक मान है, यह एक प्रायोगिक मान है, और आगे लिखेंगे यह एक सैद्धांतिक मान है, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक थ्योरिटिकल, है ना? इंग्लिश में लिख लेना आप चाहे, थ्योरिटिकल वैल्यू। नेक्स्ट क्या लिखाया था? इट में भी जीरो, लिखो आगे। अभिक्रिया कोटि में लिखेंगे आप, यह भिन्नात्मक हो सकते हैं, यह भिन्नात्मक हो सकते हैं। आगे लिखेंगे कभी भिन्नात्मक नहीं होते हैं, कभी भिन्नात्मक नहीं होते, ठीक है ना? अब यहां लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि जीरो हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, कोटि में जीरो, सुनिए की बात है, अभिक्रिया की कोटि जीरो, अरे आप पढ़ो भाई, अभिक्रिया की कोटि जीरो हो सकती है,
जीरो है ना, या शून्य लिख लो आप, जीरो हो सकती है। आगे लिखेंगे अणु संख्यता कभी शून्य नहीं होता। कितने अंतर हो गए? 4 हो गए ना, बस बहुत है 4 अंतर। क्लियर है ये बातें सारी? क्लियर है ना? अब देखो थोड़ा और समझ लो आप, है ना। ये तो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये थ्योरेटिकल वैल्यू। देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें 4 है कि 5 है, ठीक है ना, सैद्धांतिक वैल्यू होती है। ये क्या होती है? ये कभी जीरो, ये हो सकती है मतलब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। ये भिन्नात्मक मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 2/4, 5/5 ऐसे लिखते हैं ना अपन, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए क्या? बताओ मेरी बात क्लियर है क्या? अब आप एग्जांपल्स लिख लो, कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे आप, है ना। हाँ, इसके नीचे लिखना है ना एग्जांपल्स। क्या हो गया? हाँ, बंद कर दो इसको नीचे से। चलो एग्जांपल ये है, ए है, इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। एक एग्जांपल तो ये है आपके पास, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं बताऊं आपको कैसे करना है सोल्व? कैसे करना है? देखो भाई, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए। अब ए की पावर कौन है यहाँ पर? कितना है? 1। तो आप क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1, यानी अभिक्रिया की कोटि ऐसे लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना। कितनी है? 1। और अणु संकेता, अणु संकेता कितनी है यहाँ पर? एक। ये सब में लिखना है। समझ गए मेरी बात? अब आप इसमें लिखेंगे a प्लस बी, इसके अंदर आपने प्रोडक्ट सी बना दिया, एक्स प्रोडक्ट बना दिया। अब आप इसके लिए ना मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और अणु संकेता बताओ। चलो ठीक है, अब आप लिखो जल्दी जल्दी। लिख सकते हैं क्या बेटा? चलो लिखो जल्दी लिखो। कैसे लिखना है? देखो इस तरफ बहुत जल्दी था, है ना आप लोग यार। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के। अब ये कैसे आए? मैंने समझा दिया आप लोगों को कैसे आए, पता है ना ये? अरे भाई, इसको तो बंद कर दे। और ये क्वेश्चन है, ये अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ये इसका नहीं है यार, आप सोच रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी का एग्जांपल सेकंड है, मैं लिख दिया यहाँ पर। बहुत एक्सेप्शन लोग हैं यहाँ के। अरे वो सारनी कंप्लीट हो गई भाई। एग्जाम्पल थर्ड आप फिर H2O2 वाला कर लेना। H2O प्लस 1/2 O2। क्या हो गया रे? आपको ना पास्ता ही करना है ना। अरे छुट्टी से भी मेरा पेट नहीं भरा क्या? पढ़ाई के बारे में तो किसी को। हाँ, हाँ तुम्हें बताएंगे सर की छुट्टी, सारी छुट्टियां। जा रहे इंक लेके आ रहे, जा इंक लेके आ इंक। 5 तक ही करना है आपको, छठा और सातवां बताऊंगा ना, इसका ऑर्डर ऑफ सेक्शन आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। आपके आसपास की जितने भी फ्रेंड हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं। हम्म।
हाँ क्या बोल रहे हैं आप? बस डायरेक्ट लिखेंगे तो आप एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन लिखने के बाद डायरेक्ट लिखेंगे आप। दो जाएगा भाई। एच आई कितने? एच आई कैसे दो है? नहीं ये एक है पूरा का पूरा, ये अणु है ये एच आई एक है ऐसा। अब यहाँ पर कितना लिखा है? 2HI लिखा हुआ है। समझ गया क्या? देखो इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ मुझे तो। इसका मतलब कितना एच आई है? अब यहाँ लिख दे कितनी हो गई है? दो, बस और क्या है? हाँ जितने भी बच्चे हैं ना जैसे जानकार आपके, तो रोज ना आपकी क्लास लग सकती है भी। आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है ना, क्यों? मत आओ तो उसको बोल देना वापस नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब और पढ़ ले ऑनलाइन। हाँ अरे ये बेटा टेम्परेचर है ये तो टेम्प हो गया क्या रे? बहुत टाइम लगा दिया। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि शून्य कोटि के विकिरण के लिए आप डेफिनेशन बताओ तो क्या बताएंगे मुझे बताओ? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप डेफिनेशन बताए तो क्या बताएंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप डेफिनेशन अगर बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? इसकी क्या बताई थी मैंने कि एक्सपेरिमेंटल रेट लो इक्वेशन की कंसंट्रेशन की पावर अगर जीरो है तो उसको जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। समझ गए क्या? यह प्रायोगिक वेग समीकरण में यदि अभिकारक की सांद्रता का घातों का योग यदि जीरो आए तो उसको शून्य कोटि के विकिरण कहेंगे। और अगर प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता का घातों का योग अगर एक आ रहा है तो उसको प्रथम कोटि के विकिरण कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये लिखा कि नहीं लिखा आप लोगों ने? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी इसके लिए कितनी आई बताओ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आई इसके लिए? गलत। टू आई के नहीं आई ये बताओ मुझे? आ गई क्या? और मॉलिक्यूलरिटी सही, टू टू आएगी है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं कि दोनों क्या है बराबर आ जाओ, यहाँ पर भी बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही आए ना। इसके लिए बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी? वन। मॉलिक्यूलरिटी वन। सही है ना? अरे किसी का गलत आ रहा है क्या? तेरा क्या है भाई? किया ही नहीं। अब NH4NO2 इसके लिए वन वन आएगा इसके लिए भी। सही है क्या? मॉलिक्यूलरिटी वन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन। इसके लिए बताओ अब आप लोग। टू टू नंबर, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, total number of reactant molecule in stoichiometric reaction।
ये एक स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन है जिसके अंदर HI की जो वैल्यू वो 2 है, मतलब अभिकारक कितने हैं यहाँ पर 2 है ना, इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी भी 2 आएगा। ठीक है, समझ गए क्या मेरी बात? ये समझाया था ना मैंने, इसको समझाया था। अब आप देखेंगे इसके लिए क्या है, इसके लिए 2 नहीं आएगा, इसके 0 आएगा। पहले मैं इसको समझाता हूँ ना, नीचे वाली को ना। देखो भाई, ये बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल वैल्यू है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये बताओ। यानी क्या है, एक प्रायोगिक मान है। प्रायोगिक मान का मतलब क्या समझे आप? प्रयोग करके निकाला जाता है। कैसे? प्रयोग करके। तो जब वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आई? 1.5 आई। कितनी आई? 1.5। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट लिख लेना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन KCH3C। अब आप लोग ना मुझे ये बताओ इसका नाम क्या होगा? 1.5 है ना, तो अब आप बताओ इसके लिए, चलो ये बाद में बात करेंगे। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा? 1.5 आएगा। ठीक है ना, और मॉलिक्यूलरिटी बताओ कितनी आएगी? मॉलिक्यूलरिटी 1 आएगी। अभी क्या समझे आप? फिर तो कुछ नहीं समझे बेटा। इसकी तेरी 2 कैसे आई ये बता मुझे। इसके लिए अरे तूने क्या समझा है? और तो यहाँ पर तो 1 2 4 5 6 7 8 हो रहे हैं यहाँ पर, तो फिर तो हाँ बेशरम एक नंबर। अरे ये पूरा का पूरा जो अणु है ना वो कितना है? 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 आया है। ये पूरा कितने अणु देखो 1 है यहाँ पर, तो अगर ये नहीं कितना यहाँ पर, अब यहाँ पर आपने 2 लिख दिया तो मतलब ये पूरा का पूरा कितना हो गया यहाँ पर 2। हाइड्रोजन कितना है? एक नंबर। ये देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन कितना है? देखो 2 है हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 तो देखो H2 बना है यहाँ पर। आयोडीन कितना है? 2। आयोडीन 2 है और यहाँ पर भी I2 बना है। क्लियर है क्या मेरी बात आपकी? यानी यहाँ पर H2 2 है इसलिए H2 बना है। यहाँ पर I कितने 2 है इसलिए यहाँ पर I2 बना है। क्लियर है क्या मेरी बात? आप कौन सी बटन? अब देखो एक चीज ये N ये H2O2 कितने यहाँ पर? अब देख तू बता हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन अरे ये 2 लिखा हुआ है ना, H2 लिखा हुआ है। अरे साइलेंट जाओ ना आप लोग, कोई नहीं बोलेगा। हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन आपने ना ये करवाया तो उसमें आगे वाले सेंटेंस मैं ये से पूछ रहा हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी दिख रही तुझे? 2। और ऑक्सीजन कितने? 2। तो देखो हाइड्रोजन से H2O बन गया और एक ऑक्सीजन 1/2 O2 बाहर निकल गया। अब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कितना दिख रहा है तुझे? 1 ही तो है ना। कैसे पता चला? ये यहाँ 1 लिखा हुआ है इसलिए पता चला है ये। अरे बेट हाँ बेवकूफ नहीं, तूने ऐसा कहा है ये हाइड्रोजन 1 है आयोडीन 1 है इसलिए 1 + 1 कर देंगे। ये तेरा वर्ड थे एकदम एग्जिट। ये हाइड्रोजन और I2 ये दोनों 2 है, समझ गए ना? ये पूरा का पूरा है ना, पूरा का पूरा कितना है? 2। इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी? 2 आएगी। अब ये पूरा का पूरा कितना है? 1 है ना, इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी? 1 आएगी जी। देर पीछे समझ गए क्या? अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/1.5 कैसे आई? ये एक एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है, डायरेक्ट याद करना है आपको। समझ गए मेरी बात? आप ऐसी वैल्यू बट एग्जाम के अंदर नहीं आएगी, एकदम सिंपल वैल्यू आएगी जो आप आसानी से निकाल सके आप लोग। क्लियर है क्या? अब आप ये बताओ इसके अंदर मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी? तू बताएगी इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी इसमें, इस रिएक्शन के लिए? अब ये 2 कैसे आया बता? हाँ क्लोरीन भी 2 है तो 2 को जोड़ देंगे तो 4 आना चाहिए।
तेरा दिमाग तूने खुद नहीं किया है बेटा, मैंने थोड़ी किया है। देख इस तरफ, ये H2 इसको पूरा पढ़ें कितना है ये 1, और ये Cl2 कितना है 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो इसलिए 2 आएगी। अब तूने कैसे बताया, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तूने आयोडीन 1 है, तो 1 1 को तूने ऐड कर दिया। ऐसा नहीं है बेटा, HI ये पूरा देखो, ये HI 1 और ये HI 2, इसलिए 2 है ये, ऐसा है। हाँ अब देखो यहाँ पर प्लस आ गया तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। अब ये कितने हो गए मॉलिक्यूलरिटी 2, समझ गए ना बेटा आप लोग। देखो यहाँ पर अगर 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 3 लिख दिया, अब बता कितनी आएगी 5 आएगी। अब पता चल गया क्या, अबे 2 और 2 4 ऐसे नहीं किया है, ये 2 है और ये 3 है, इसलिए 5 आई है। अरे कहाँ खो जाती है बताए नहीं है, ऐसे थोड़ी बेटा, थोड़ा ना थोड़ा चीजों को समझते हुए चलो वरना बहुत दिक्कत आएगी। मैं सबको बोल रहा हूँ ये बात। अभी तो क्या ये चैप्टर आसान है थोड़ा, ऐसे समझ लो ये वो चैप्टर है जो सारे बच्चे करते हैं जिनको पास होना है, जिनको पास होना है, जो 7 नंबर 9 नंबर लेकर आना चाहता है, वो ऐसे बच्चे इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं। अब आप समझ लो कितना आसान चैप्टर है। और अभी तो आपने इतने भारी भारी चैप्टर जो 50-50 पेज के हैं, एक एक महीने से पूरे कंप्लीट होते हैं, वो तो अभी पढ़ी ही नहीं है। कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी है केमिस्ट्री। इनसे पूछ लो क्या है क्या नहीं है, समझ गए मेरी बात। तो हल्के में लेंगे ना आप बेटा, हल्के में लेंगे तो बहुत बुरा इंजाम हुआ, साफ बात है ये, समझ रहे हो क्या मेरी बात। कोई छोटी मोटी चीज नहीं, सारी चीजों को समझ में आना चाहिए। क्या आप कितनी चीज, अब एग्जामिनर जरूरी है क्या ये एग्जाम्पल आपको देगा, ये एग्जाम्पल आपको, तरीका समझना है आपको, तरीका समझ में आ गया चाहे कोई भी एग्जाम्पल दो हम कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। समझ गए क्या। तो रटने वाली चीजें यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, समझ में आना चाहिए कि मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। समझ गए मेरी बात लोग, अरे समझ गए ना आप लोग। तो इसकी आप जो है राइट कर लो, फिर मैं आपको बता दूं इसकी जीरो कैसे आएगी। कर लिया क्या राइट, इसको थोड़ा जल्दी करो ना आप लोग। तो इस चैप्टर में आपकी 12 बज गई, तो फिर आगे वाले में क्या होगा फिर देख लो आप लोग, 1 बज जाएगी। कैसे आया डायरेक्ट याद करना है बेटा, एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन है ये। क्या मतलब हुआ एक्सपेरिमेंट का मतलब, यानी प्रयोग किया वैज्ञानिक ने, प्रयोग करने के बाद जो रिजल्ट आया वो 1.5 आया। अपने अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए बता, यहाँ पर 1 आना चाहिए, लेकिन इसका 1.5 कैसे आइए, एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये। क्या 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 बोल रही है ना, ये नहीं करेंगे हम, ये ब्रांच नहीं मेरी। हाँ क्या, बट आपको वैसे नहीं देंगे एग्जाम्पल, ये मैंने बताया आपको फ्रैक्शन हो सकती है, ये चीज लिखा है ना, ये वर्ड लिखाया, तो मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए किया है ये। अरे लिखा रखा है ना, हाँ, और मोस्टली सभी के लिए आपके अकॉर्डिंग आएंगे ना। हो गया क्या ये, चलो अब हेडिंग लगाएंगे आप। देखो भाई एक चीज, एच न्यू प्रकाश डालते हैं इसके ऊपर, यस। देखो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के H2 और Cl2। एक चीज देखेंगे आप ना, आपने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के ए, ये तो लिखा ना आपने इसकी पावर 1। तो अब एक चीज देखो आप, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, सही क्या। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये चीज अपन ने पहले पढ़ ली है, इफेक्ट फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ
फैक्टर फैक्टरिंग रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर पढ़ा ना, ये 6-7 पॉइंट लिखाए थे आपको। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे क्या? उसमें पहला पॉइंट था अभिकारक की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। कहने का मतलब है अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा? अरे दोनों समानुपाती है ना, दोनों। समझ गए मेरी बात आप? अरे समझ गए ना? अब देखो ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हमने इसकी पावर कितनी कर दी? 0। मैं ये से कहूं 2 की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी है? 1। कितनी है? जिसके ऊपर पावर 0 आती है ना उसकी वैल्यू 1 होती, चाहे कोई भी हो। तो अब इसके ऊपर पावर कितनी लिखी मैंने? 0 लिखी, तो 0 का मतलब ये कितना हो गया? 1। तो इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या बोला मैंने? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? फिक्स है 1। कितनी है इसकी वैल्यू? 1। तो इसकी वैल्यू 1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो डिपेंड करा कि नहीं करा? बताओ। नहीं किया है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कंडीशन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नीट एग्जाम के कंट्रीब्यूशन से। पता है क्या आप लोगों को? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी होती है? 0 होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने क्या ले लिया? एज ए कैटलिस्ट ले लिया, एज ए उत्प्रेरक ले लिया। इसकी वजह से ये कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन फिर किस पे डिपेंड करेगी? इस पे डिपेंड करेगी। ये क्यों डालते हैं? अभिक्रिया जल्दी हो जाए। क्यों डालते हैं अभिक्रिया? आप उत्प्रेरक का यूज क्यों करते हैं बताओ? जैसे एक अभिक्रिया है वो इस प्रकार इस पद से हो रही है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है। समझ गए मेरी बात? अब आपने उसमें क्या डाल दिया? उत्प्रेरक, तो फिर इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी। मतलब एक रिएक्शन इतने समय के अंदर हो रही थी उत्प्रेरक की एब्सेंस में, आपने उत्प्रेरक डाल दिया तो रिएक्शन कितनी होगी? अब इतनी। मतलब जल्दी होगी कि लेट होगी? जल्दी होगी ना। तो ये क्या करता है रिएक्शन, यहाँ पर उत्प्रेरक की एब्सेंस में प्रोडक्ट बहुत दिनों के बाद में मिलता है। बहुत दिनों के बाद में मिलता है तो इसलिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होगी। ये स्लो है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। समझ गए? अब आप इसको फास्ट करना चाहते हैं आप। अब ये फास्ट रिएक्शन किसकी वजह से हुई? इस कैटलिस्ट की वजह से हुई। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन पे डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इन पे डिपेंड करेगा? कैटलिस्ट पे करेगा ना। तो अब इस पे तो डिपेंड नहीं किया, इसलिए यहाँ पर पावर कितनी आई है? 0 आई है। समझ गए? बताओ मेरी बात। कहने का मतलब होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि किस पे डिपेंड करता है? कैटलिस्ट पर, उत्प्रेरक पर डिपेंड करता है। अरे ये रिएक्शन है, इसकी एब्सेंस में रिएक्शन इस प्रकार होगी, इतनी लेट होगी। तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन उस कंडीशन के अंदर इस पे डिपेंड करवा दी। अब आपने क्या किया? उसके अंदर रिएक्टेंट, सॉरी, कैटलिस्ट डाल दिया, एच न्यू, प्रकाश डाल दिया इसके ऊपर। समझ रहे मेरी बात? तो जैसे ही इस अभिकारक में H2 और Cl2 में प्रकाश डालेंगे तो रिएक्शन बहुत स्पीड से होगी। क्या होगी रिएक्शन? अगर रिएक्शन स्पीड से हो रही तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी? बहुत। अब वो ज्यादा किन की वजह से हुआ है? Cl2 और H2 की वजह से हुआ है? किसकी वजह से हुआ है? कैटलिस्ट की वजह से होना। इसीलिए यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इन पे डिपेंड ना करके कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। क्लियर है क्या? इसलिए यहाँ पर इनकी पावर कितनी आई है? 0 है। देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे अपन लिखते हैं यहाँ पर 2HI से क्या बनेगा? I2 प्लस H2, ठीक है ना। अब क्या लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के HI की पावर 2। तो यानी इसका मतलब ये हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन को आप
10 गुना बढ़ा रहे हैं। कितना गुना? 10 गुना बढ़ा रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी गुना बढ़ेगी बताओ अब आप लोग? 10 गुना तो बढ़ेगी, लेकिन 10 की पावर 2 गुना बढ़ेगी। कितनी? क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर है। ये वैल्यू किसके बराबर है? देखो इसके बराबर है कि नहीं यार? देखो ये इसके बराबर है ना, तो लेकिन स्क्वायर है यहाँ पर, तो रेट ऑफ रिएक्शन 10 है, तो एच आई की वैल्यू कितनी हो गई? 10। लेकिन यहाँ पर क्या स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा मतलब हुआ है। तो मतलब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 की पावर के एच आई के 2 की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। समझ रही हो क्या मेरी बात? जबकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 0 और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 की पावर 0, इनकी वैल्यू किनके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी फिर? K के बराबर। और K क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो कहने का मतलब ये हुआ है कि कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर के केस के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ मेरी बात? ये समझ गए ना मेरी बात? ये चलो अब आप इसको उतार लो, ये इसको उतार लीजिए आप लोग। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ मुझे कितनी आएगी? ऑर्डर तो कितना आएगा यहाँ पर? 0 आएगा, ठीक है ना? 0 ऑर्डर है ना, और मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी इसकी? 2। अब देखो आप यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी तो 2 आ रही है और ऑर्डर कितना आ रहा है? 0। तो जरूरी नहीं है कि दोनों क्या आए? इक्वल आए, ये जरूरी नहीं है। अरे जरूरी नहीं है कि ये भी 2 हो, ये भी 2, ये 4 हो, ये भी 4 हो, ये जरूरी नहीं है। चलो अब हेडिंग लगाएंगे आप। अरे पानी लेके आओ पीछे से। चलो लिखेंगे आप, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अपन क्या पढ़ेंगे अब? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 100% नहीं, 200%, 2 नंबर का सवाल आता है यहां से। नहीं रहने दो। क्या दिख रहा है पढ़? लिखेंगे आप।
इसका ये तो हमने क्या मान लिया आर, तो इसकी पावर यहाँ पर कितनी आएगी, यू आएगी। समझ गए क्या मेरी बात, आप बताओ, समझ गए ना। अब आप इसकी आर की पावर जो डी होगी कितनी होती है, वन, तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्या आ जाएगा, समझ गए मेरी बात आप। और इसको बोलते हैं आउटलीट वेग, क्या बोलते हैं इसको, आउटलीट, अरे पढ़ते ना समाकलित आउटलीट है, आउटलन समाकलन, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन है ना, आउटलीट वेग समझ गए ना, डिफरेंशिएशन और इसको क्या बोलते हैं भाई, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, हाँ वो इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये है आउटलीट, में लिखा दिया ना आपको, dx अपॉन dt बराबर के, ये क्या आ रहा है, आउटलीट वेग समीकरण आ रहा है। समझ गए मेरी बात। अब आपका इसका इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन लिखना है आपको, अब आप इस वेग समीकरण को कैसे लिखेंगे देखो आप, dx अपॉन dt, तो ध्यान देना आप लोग है ना, dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है आपके पास के, तो मैं जब आप इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, dx बराबर के dt हो जाएगा, या के dt होगा कि नहीं होगा, और हो गया। अब इसका क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर दो आप इसका, तो dx का इंटीग्रेशन, dx का समाकलन क्या आएगा, x आएगा, क्या आएगा इसका, x बराबर k का समाकलन क्या आता है k, और dt का क्या आएगा t, जैसे dx का x आया तो dt का क्या आएगा t, प्लस जब दोनों का साथ में करेंगे ना तो एक कांस्टेंट नीचे लेते हैं, इंटीग्रेशन करके इसको t लेते हैं, समाकलित स्थिरांक बोलते हैं, इसका समाकलन ये आएगा, रट्टा मारना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात आप, समझ गए क्या, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मुझे, क्या नहीं हुआ, तो रटा मान नहीं बोला ना, तुमसे बात कर रही थी, देख इस तरफ डी एच इक्वल टू के डी टी आपके पास ये आया है, ठीक है ना, तो डी एच का जो इंटीग्रेशन है वो एक्स होगा, ये हट जाएगा मतलब ऐसा, ठीक है। अब के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो के का किया जाएगा, डी टी का क्या, जैसे डी एच का एच है तो ठीक उसी प्रकार डी टी का क्या आएगा टी, जब दोनों का साथ में करेंगे ना तो यहाँ पर टी होगा, क्यों लगा देंगे ये मैथ वाले जानते हैं, लेकिन अपन को इससे मतलब ही नहीं है क्यों आया किस लिए आया, हाँ नहीं तो मतलब नहीं होता है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, बस टी लिख दो बस, और क्या है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर कंडीशन देखो, टी बराबर 0 समय मैंने लिया है, जो ज्यादा आप बताएंगे ना, टी बराबर 0 समय लिया है, तो उस समय x बराबर कितना होगा बताओ मुझे, t बराबर 0 समय पर x बराबर क्या होगा, 0 होगा, वेरी गुड। देखो कैसे, t बराबर 0 समय पर x बराबर कितना है कि नहीं, तो यहाँ पर x बराबर कितना लेंगे आप, 0 लेंगे, समझ गए ना। तो देखो ये t बराबर 0 और x बराबर 0 आप यहाँ रखो, तो यहाँ रखने के बाद क्या होगा, 0 बराबर k, अब एक और चीज देखो, यहाँ पर 0 लिखते ना तो यहाँ पर आप इसकी जरूर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, जिससे वहां पर के एन लगाया था क्या, 0 लगाएंगे, ठीक है ना, तो के 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस टी, सही है। अब देखो ये भी 0, ये भी 0, तो टी बराबर क्या जाएगा, अरे 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब इस टी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर देखेंगे आप रख देंगे, तो क्या आएगा, एक्स बराबर के 0 टी प्लस 0, सही है, तो फिर x बराबर क्या आ जाएगा, के 0 टी आ जाएगा, समझ गए मेरी बात आप, और यहाँ से और के 0 बराबर क्या आ जाएगा, x अपॉन टी आ जाएगा, इसको तो कहते हैं अपन इंटीग्रेशन रेट, समझ गए मेरी बात आप, इसके बेस पे आप क्या निकालेंगे, रेट कांस्टेंट का मतलब वैल्यू निकालेंगे, ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया क्या, अरे बताओ, हो गया ना ये क्या इसके अंदर काम नहीं करेगा,
लिखिएगा या हेडिंग लिखेंगे तो हेडिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, सुनिए होती अभिक्रिया के लिए समापनी रिएक्शन, समझ रहे हो क्या? हर चीज समझ आ रही है क्या, या कोई कुछ चीज तो समझ नहीं आ रहा आपको? टी बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मतलब समाकलित स्थिरांक। क्या लिखेंगे आप, इफ t इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, यदि t बराबर 0 है तब x बराबर 0 होगा, ऐसा लिखेगा ना। फिर क्वेश्चन नंबर 16 आप इसके आगे लिखना, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ सेकंड के अंदर रखेंगे उसके लिए आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक चीज, अगर मैं के जीरो को हटाऊं तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, या कि x समानुपाती p, लिख सकते हैं ये x समानुपाती p है ना, यहाँ से यहाँ पर अपन करते हैं ना ये। अगर यहाँ से समानुपाती को हटा दे तो क्या लगाते हैं, के जीरो, अगर के जीरो को हटाए तो क्या लगाएंगे, समानुपाती, मतलब प्रोपोर्शनल लगाएंगे, तो x प्रोपोर्शनल दिया। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे t की वैल्यू भी बढ़ेगी यहाँ पर, ठीक है ना।